पीएम मोदी आज यूपी के मिर्जापुर में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हिमाचल दौरा, आज ऊना और नाहन में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम केजरीवाल का पंजाब दौरा, आज नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी टी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। इस बुलेटिन के दौरान हम आपको उन खबरों से रूबरू कराएंगे जो कि आज की प्रमुख खबरें हैं। राष्ट्रीय खबर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय, गांव की खबरें हो या फिर वो भी खबरें जो कि प्रमुख तौर पर सुर्खियां बटोर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास टीएनपी टी बुलेटिन। शुरुआत करेंगे गुजरात की खबर से, जहां आज के प्रमुख अखबारों में गुजरात के राजकोट में हुए हादसे के बारे में प्रमुखता से इसे छापा गया है। दरअसल गुजरात के राजकोट स्थित टीआरपी गेमिंग जोन में कल भीषण आग लगने से 12 बच्चों समेत कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दोपहर बाद करीब 4 बजे गेमिंग जोन में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। गर्मी की छुट्टी और शनिवार का दिन होने के कारण बच्चे भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस बीच फाइबर से बना गेमिंग जोन देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया। आग में पूरा ढांचा जलकर खाक हो गया। आग की तीव्रता इतनी भीषण थी कि काफी दूर से धुएं का गुबार भी उठता हुआ नजर आ रहा था। गेमिंग जोन के मालिक प्रकाश जैन और युवराज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। वहीं गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद देने की घोषणा भी की है। तो गुजरात के राजकोट की ये प्रमुख खबर है, जिसे अखबारों में भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। फ्रंट पेज पर इसकी जगह दी गई है, क्योंकि देखिए ये हादसा बेहद गंभीर है और बेहद भीषण है। गेमिंग जोन में अचानक से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसके कारण काफी लोग मरे हैं। आपको बता दें कि 12 बच्चे भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और इसके कारण आपको बता दें कि इस गेमिंग जोन के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। टीआरपी गेमिंग जोन का दरअसल ये पूरा हादसा है। 4-4 लाख रुपए मृतकों को तो घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की मदद यहाँ पर गुजरात सरकार की ओर से की जाएगी। तो राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। आपको बता दें कि गेमिंग जोन के मालिक प्रकाश जैन और युवराज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें पूछताछ के लिए दरअसल आज पुलिस स्टेशन लाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है गुजरात के राजकोट से। आपको बता दें कि कई लोगों की ओर से इस पर ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि भी उन मृतकों के प्रति अर्पित की गई है। आग इतनी ज्यादा भीषण थी, आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि धुएं का जो गुबार है वो काफी मीटर दूर से भी नजर आ रहा था। फाइबर से बना ये गेमिंग जोन है जो कि देखते ही देखते आग का गोला बन गया। 12 बच्चे समेत 35 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हुई है। तो गुजरात के राजकोट से दरअसल ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टियां चल रही है स्कूलों में, और ऐसे में शनिवार का दिन होने के कारण बच्चों की भी काफी ज्यादा संख्या यहाँ पर थी। चूंकि देखिए सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां यहाँ पर घोषित की जा चुकी है, और ऐसे में छोटे बच्चे हो या फिर स्कूली बच्चे हो या फिर देखा जाए तो यहाँ पर युवा भी सबसे ज्यादा गेमिंग जोन जाना पसंद करते हैं। लेकिन इस बीच गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में इस बीच फाइबर से बना जो गेमिंग जोन है वो देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गया। आग में पूरा ढांचा जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी, आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि काफी दूर से धुएं का गुबार नजर आ रहा था। मौके पर कई दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई थी और ये खौफनाक हादसा जो है इसमें कुल 35 लोगों की मौत हुई है। 12 बच्चे भी इसमें शामिल है। गेमिंग जोन के मालिक प्रकाश जैन और युवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार की ओर से इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन भी किया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब जांच पड़ताल करेगी कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी घटना घटी है। और ये खबर भी दरअसल अखबारों में प्रमुखता से इसे छापा गया है। अमर उजाला अगर
अमर उजाला अखबार की बात करें तो यहाँ पर इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। फ्रंट पेज पर इसकी जगह दी गई है और इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि गेम जोन में भीषण आग लगने से ये कितना बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर मृतकों की भी संख्या बताई जा रही है। आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टियां चल रही है, जिसके कारण बच्चे हो या फिर युवा हो, सब अपने अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन मौज मस्ती के बीच इस फाइबर से बने गेमिंग जोन में अचानक एकाएक शॉर्ट सर्किट से आग लगती है और देखते ही देखते ये पूरा गेमिंग जोन जो है वो राख में तब्दील हो जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दूसरी खबर अखबारों में छठे चरण को प्रमुखता से छापा गया है। भीषण गर्मी और पश्चिम बंगाल में कुछ केंद्रों पर मतदाताओं के बीच छिटपुट झड़प के बीच लोकसभा के छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर 11:30 बजे तक औसतन 61.1% मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चले मतदान में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वोटिंग हुई है, जो कि लगभग 80% के आसपास है। हालांकि यहाँ पर अगर वोट परसेंटेज देखते हैं तो पश्चिम बंगाल में 79.30 है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 54.3% है। मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का भी प्रयोग किया है। तो देखिए, कल दरअसल छठा चरण था। आपको बता दें कि 58 लोकसभा सीटों पर कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। ओवरऑल अगर छठे चरण को देखा जाए तो 61% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है। लेकिन राज्यवार तरीकों से देखें तो सबसे अधिक वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है। यूपी की बात कर ले, इसके अलावा झारखंड की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले या फिर बिहार की बात कर ले, 100% यहां पर वोटिंग हुई है। हालांकि वोटिंग की जब शुरुआत हुई तो पहले 3 से 4 घंटों में यहाँ पर वोटिंग सुस्त जरूर नजर आई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, जैसे जैसे दिन ढलता गया, उसके बाद मतदाता भी अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे और वोट डालकर यहाँ पर अपनी भागीदारी भी उन लोगों ने सुनिश्चित की है। अमर उजाला पेपर में ही दरअसल यहाँ पर प्रमुखता से इस खबर को भी दिखाया गया है। राइट साइड में देखें तो एक छोटे से कॉलम में इस खबर को प्रकाशित किया गया है और यहाँ पर जो हेडिंग है इस खबर की वो दरअसल यही है कि 58 सीटों पर 61.21% मतदान हुआ है। बंगाल का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि बंगाल में बीजेपी प्रत्याशी पर हमला किया गया। तो देखिए, 6 चरण लोकसभा चुनाव के बीत चुके हैं और सभी अगर चरणों को देखते हैं तो 50 से ऊपर ही सभी चरणों में मतदान हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन इसे माना जा रहा है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कुछ एक चरण में और कुछ एक प्रदेशों में वोटिंग परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। लेकिन इन सबके बीच अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, चूंकि जम्मू कश्मीर की कल अनंतनाग और राजौरी सीट पर लोकसभा चुनाव हुए थे और ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो परसेंटेज निकल कर आया है वो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले अपने आप में काफी ज्यादा है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज हर एक चरण का जो निकल कर आया था और अगर उसका हम टोटल करके देखें तो वहां लगभग 8% के ही आसपास वोटिंग हुई थी। लेकिन 6 चरण बीत चुका है और सबसे अधिक अगर देखा जाए तो छठे चरण में यानी अनंतनाग और राजौरी की सीट पर यहां मतदान किया गया। हालांकि छिटपुट 1-2 खबरें भी यहां पर आई। पश्चिम बंगाल से खबरें आ रही थी, चूंकि पश्चिम बंगाल में देखिए हर एक चरण में यहां पर टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली है। लेकिन बावजूद इसके और इन घटनाओं के बावजूद भी यहां पर मतदान प्रभावित नहीं हुआ है। कुछ एक जगहों पर वोटिंग परसेंटेज कम आई, बेशक वोटिंग रफ्तार जो है वो जरूर धीमी देखने को मिली है। लेकिन अगर छठे चरण की यहाँ पर बात करते हैं तो छठे चरण में 100% मतदान यहाँ पर देखने को मिला है। अनंतनाग राजौरी सीट का हम जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में भी दरअसल अखबार में यही भी दिया गया है कि अगर कल छठे चरण के अगर इस मतदान को देखते हैं तो अनंतनाग राजौरी सीट पर सबसे अधिक यानी 54.30% मतदान हुआ है और 2019 में लगभग सिर्फ 8 से 9% के बीच में ही मतदान हुआ था। तो एक बड़ा फैक्टर भी नजर आ रहा है कि मतदाता अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो फंडामेंटल और जो कॉन्स्टिट्यूएंशियल हमारी राइट है उन सब में अपनी भागीदारी निभाते हुए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं और अपनी सरकार चुनने में अपनी भागीदारी भी लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। चूंकि देखिए छठा चरण बीत चुका है और एक अंतिम चरण बाकी है और ऐसे में अंतिम चरण जो है वो 1 जून को होने वाला है। 7वां और अंतिम चरण
जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। कई सीटें हैं, लेकिन बहरहाल अगर हम छठे चरण को देखते हैं तो वोटिंग परसेंटेज यहां पर पिछले साल के मुकाबले बढ़ा हुआ नजर आया। आगे बढ़ेंगे, अखबारों में छठे चरण को प्रमुखता से भी छापा गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भीषण गर्मी और पश्चिम बंगाल में कुछ केंद्रों पर मतदाताओं के बीच छिटपुट झड़प भी देखने को मिली थी। चूंकि देखिए यहाँ पर 58 लोकसभा सीटों पर शनिवार को रात 11:30 बजे तक वोटिंग परसेंटेज की यहाँ पर बात की जाए तो लगभग 61.1% के आसपास मतदान हुआ है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को अगर यहां पर देखा जाए, जो कि छठा चरण बीत चुका है, तो उसमें अच्छी खासी संख्या यहां पर वोटरों की देखने को मिली है। यूपी की भी आप समझिए कि 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और वहां पर अगर वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले और दूसरे चरणों के मुकाबले यहां पर वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर आई थी। चलिए बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की अंतिम सीट पर शनिवार को मतदान हुआ, जो कि अनंतनाग और राजौरी लोकसभा सीट है। तो वहीं प्रदेश में पहले 4 चरणों में 4 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया आमतौर पर 1 महीने चलती है। परिसीमन अभ्यास के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब 90 हो गई है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छठे चरण में जो मतदान हुआ है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल है पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले, वो काफी ज्यादा यहां पर उसमें सुधार देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो दरअसल यहां पर जल्द ही शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि पिछले साल जब संसद का विशेष सत्र यहां पर बुलाया गया था और जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीट हो या फिर विधानसभा सीट हो, विधानसभा चुनाव को लेकर जो यहाँ पर प्रक्रिया हुई थी उसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि 30 सितंबर तक यहां पर समय दिया जा रहा है। यानी विधानसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तब तक तय कर लेनी चाहिए कि आखिर किस तरीके से वहां पर आगे आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। जनसत्ता अखबार में भी इस खबर को प्रमुखता से यहां पर दिखाया गया है और इसमें हेडलाइन यहां पर दी गई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अब जल्द देखने को मिलेगी। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, चूंकि देखिए इस बार के लोकसभा चुनाव में हर एक फेज का अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखते हैं जम्मू कश्मीर में अलग अलग सीटों का, तो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा उसमें सुधार देखने को मिला है और वोटर्स कहीं ना कहीं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, दूसरे लोगों से भी वो अपील कर रहे हैं। और जो लगातार सबसे अपील की जाती है कि 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है, उसमें भी आप अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। और दरअसल इसी खबर को यहाँ पर जनसत्ता अखबार में प्रमुखता से दिखाया गया है कि अब जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के मुकाबले और इनके अलावा विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो उनकी प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा, चूंकि वोटर्स में अच्छा खासा उत्साह वहां पर नजर आ रहा है। और चलिए वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसर के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुस्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। हर छलांग के लिए एक जमीन है टीएनपी न्यूज, हर उड़ान के लिए एक हौसला है टीएनपी न्यूज, हर ख्याल के लिए एक जुबान है टीएनपी न्यूज, आपका सपना सच करने के लिए एक मंजिल है टीएनपी न्यूज। देखते रहिए टीएनपी न्यूज। दोस्तों, क्या आप भी एक न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी आवाज को देश और दुनिया के कोने कोने तक ले जाना चाहते हैं? इसका मार्ग क्या? एषः पंथः, यानी आत्मनिर्भर भारत। भारत की जमीन से शहरों से ग्रामीण तक हम ढूंढ रहे हैं उन्हें जिनमें है जज्बा, स्टूडियो में रहकर या जमीन पर उतरकर सीधे सवाल पूछने का, जिनमें जुनून है खबरों की खबर लेने का। 21वीं सदी हिंदुस्तान की। हमें तलाश है उनकी जिन्हें तलाश है एक मौके की,
क्योंकि बस एक मौका बदल सकता है आपकी तकदीर। गरीब ही गरीबी को परास्त कर सकता है। उसे अवसर चाहिए, उसे डगर डगर पर कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए। हम वो जौहरी हैं जो नए टैलेंट को तलाशते हैं, उसे तराशते हैं। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है। सालों से टीएनपी न्यूज के रूप में हम खबरों को आप तक ला रहे हैं और इस बार टीएनपी न्यूज खुद आप तक आ रहा है, आपसे मिलने, आपका ऑडिशन लेने, न्यूज एंकर बनने में आपका साथ देने, क्योंकि यूं ही नहीं बनता कोई टीएनपी न्यूज एंकर। India will be the third largest economy soon. When India grows, the whole world grows. Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर करिए अपने न्यूज एंकर बनने के सपने को साकार। जुड़कर हमारे साथ। अधिक जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द लॉगिन करें टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी इसी साल राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि इस पावर कपल की शादी लंदन स्थित मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी स्टोक पार्क एस्टेट में होगी, लेकिन नई डिटेल्स के मुताबिक दोनों शादी के साथ फेरे मुंबई में ही लेंगे। इनकी शादी से जुड़ी कई और नई जानकारियां भी सामने आई है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी इसी साल जुलाई में होनी है। दोनों का पहला प्री वेडिंग सेलिब्रेशन इसी साल मार्च में गुजरात के जामनगर में हुआ था। अब दोनों के दूसरे प्री वेडिंग फंक्शन की भी तैयारी चल रही है, जो कि यूरोप में एक क्रूज शिप पर हो सकती है। अखबारों ने प्रमुखता से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की खबर को भी छापा है। तो दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है। आपको बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट इसी साल जुलाई में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। पहला प्री वेडिंग फंक्शन जो है वो मार्च में गुजरात के जामनगर में किया गया, तो वहीं दूसरा जो प्री वेडिंग फंक्शन होगा वो दरअसल लग्जरी क्रूज पर होने वाला है। इटली से लेकर फ्रांस तक के तमाम अलग अलग विदेशों से, अलग अलग देशों से यहाँ पर मेहमान देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है, जहाँ पर बताया गया है कि आखिर सेकेंड अगर प्री वेडिंग फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ खास तैयारियां की गई है। इटली से लेकर फ्रांस तक के कई मेहमान यहाँ पर आएंगे। 3 दिन तक 800 मेहमानों के रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उन्हें कोई परेशानी ना हो ऐसे लेकर उनके रहने, खाने, सोने, पीने सबकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 4300 कुल किलोमीटर का ये सफर तय होगा। चूंकि आपने देखा कि पहले जब गुजरात के जामनगर में पहला प्री वेडिंग फंक्शन जब किया गया था तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से लेकर हाई प्रोफाइल कई ऐसे लोग यहाँ पर आए थे। दुनिया के कई ऐसे पावरफुल लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे जो कि अपनी विशेष बधाइयां यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन दूसरे अगर प्री वेडिंग फंक्शन की हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 4300 किलोमीटर का कुल ये सफर होने वाला है। इसके बारे में बताया भी गया है कि आखिर दूसरा प्री वेडिंग फंक्शन जब होगा तो उसमें क्या कुछ खास तैयारियां यहाँ पर रहने वाली है। क्रूज पर 17 डेक होंगे, ओपन एयर रूफटॉप गार्डन होगा, स्पा सलून होगा, 32 फूड वेन्यू भी होंगे। चूंकि अलग अलग देशों से अलग अलग आप समझिए कि कई ऐसे राष्ट्राधिकार भी यहाँ पर पहुंचेंगे जो कि अपने आप में काफ़ी महान हस्ती है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व रखते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और जाहिर सी बात है कि उनके रहने को लेकर उन्हें कोई परेशानी ना हो, हर एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा। सेलिब्रिटी
भी यहाँ पर कई आने वाले, बॉलीवुड जगत के भी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जैसा कि हमने गुजरात के जामनगर में देखा था कि आखिर 2 से 3 दिनों का ये पूरा कार्यक्रम जो था वो देखा हमने, और यहाँ पर कई नामी हस्ती भी यहाँ पर पहुंचे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, डंपर ने बस को टक्कर मारी है। टक्कर में 11 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं। सीतापुर से उत्तराखंड की पूर्णागिरी जा रही थी बस। टक्कर के बाद डंपर बस के ऊपर पलट गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यूपी के शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि डंपर और बस में टक्कर हुई है, जिसके बाद कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। एक तरफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो डंपर ने बस को टक्कर मारी है। आपको बता दें कि इस पूरे सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग लगभग घायल बताए जा रहे। सीतापुर से उत्तराखंड की पूर्णागिरी ये बस जा रही थी कि इस दौरान ये सड़क हादसा हुआ है। टक्कर के बाद डंपर बस के ऊपर पलट गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज वहां पर सबका जारी है। तो यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। डंपर ने बस को टक्कर मारी है, जिसके कारण 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग हादसे में घायल हुए हैं। सीतापुर से उत्तराखंड की पूर्णागिरी की ओर ये बस जा रही थी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि टक्कर के बाद डंपर बस के ऊपर पलट गया, जिसके कारण 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ेंगे, जहां भारत इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेल रहा है। देश का एक हिस्सा भीषण गर्मी से तप रहा है। सूरज की तपिश मानो सब कुछ राख कर देने का आमदा है, तो वहीं दूसरे हिस्से में जल प्रलय जैसा मंजर भी नजर आ रहा है। उत्तर में गर्मी तो दक्षिण में बारिश ने जिंदगी को टेंशन में डाल रखा है। रिपोर्ट देखिए। भारत में मौसम की मार। कहीं बारिश का सितम, कहीं गर्मी से हाहाकार। मौसम के डबल अटैक से टेंशन में जिंदगी। भारत में इन दिनों मौसम बेईमान बना हुआ है। उत्तर भारत में लोग बारिश की फुहार का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें सूरज की तपिश से राहत मिल सके। तो वहीं दक्षिण भारत में बारिश से बुरा हाल देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में अभी मॉनसून आने में वक्त है, वहीं दक्षिण भारत में प्री मॉनसून एक्टिविटीज ने तबाही मचा रखी है। केरल के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। 7 जिले तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा, एर्नाकुलम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड में 6 से 11 सेंटीमीटर बारिश का अलर्ट है। तो वहीं अंडमान निकोबार में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो केरल में 9 से 23 मई के बीच बारिश से जुड़ी वजहों से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोगों की मौत डूबने से, 1 के घर गिरने से, तो वहीं 2 लोग आसमानी बिजली के चपेट में आने से जान गंवा चुके हैं। मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन से लेकर दमकल विभाग, राजस्व और पुलिस की टीम आपातकालीन स्थिति को लेकर अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ की भी 2 टीमें तैनात कर दी गई हैं। ये तो बात रही दक्षिण की। तो वहीं बात अगर उत्तर भारत की करें तो उत्तर भारत में गर्मी प्रचंड तेवर दिखा रही है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। राजस्थान में गर्मी से लोग बेहाल हैं। दिल्ली में तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन उमस और आग उगलता सूरज यहाँ भी लोगों की सिरदर्दी बढ़ा रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में फिलहाल लू की स्थिति रहेगी। 4 दिनों तक यहाँ गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती है। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब और गुजरात के लिए भी आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए भी अगले 4 दिन तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 24 मई से नौतपा भी शुरू हो चुका है, जो कि 1 जुलाई तक रहने वाला है। इन 9 दिनों में सूरज की किरणें सीधे धरती पर पड़ेगी, यानी गर्मी से फिलहाल उत्तर भारत के लोगों को निजात नहीं मिलती दिख रही है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।
आगे बढ़ेंगे जहां लखनऊ के इंदिरा नगर के सेक्टर 22 में बदमाशों ने एक रिटायर्ड आईएएस के घर में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट के बाद बदमाशों ने घर में मौजूद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुए इस सनसनीखेज वारदात से पुलिस विभाग में हड़कंप मच चुका है। पुलिस ने इस मामले में टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर कत्ल और लूट की वारदात से हर कोई सन्न रह गया। रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे जब गोल्फ खेलकर घर पहुंचे तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और पत्नी मोहिनी की लाश फंदे पर झूल रही थी। जिन डीएन दुबे ने एक वक्त में रायबरेली के डीएम की जिम्मेदारी संभाली थी, जो डीएन दुबे इलाहाबाद के मंडलायुक्त रह चुके हैं, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब वे घर पहुंचेंगे तो उनका सामना इस नजारे से होगा। पूरा मामला इंदिरा नगर के सेक्टर 22 का है। पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। आशंका जताई जा रही है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरों ने ही विरोध करने पर डीएन दुबे की पत्नी मोहिनी को मौत के घाट उतारा और फिर कत्ल करने के बाद उनकी लाश फंदे पर लटका दी। रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे जी, वो आज सुबह गोल्फ खेलने गए थे और जब वो तकरीबन 7:15 बजे के करीब निकले हैं, उसके बाद में जो है जब वो यहाँ पे तकरीबन 10 बजे आए हैं तो घर पे आने के बाद उन्होंने देखा है कि उनकी पत्नी जो दुबे जो है वो जो है अपने एक रूम के अंदर थी और उनको ये लगा कि इसमें मर्डर हुआ है। तो प्राथमिक दृष्टया पे अभी बॉडी को हमने सील करके अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल डीएन दुबे सुबह गोल्फ खेलने के लिए गए थे। गोल्फ खेलने के बाद जब डीएन दुबे घर लौटे तो उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने पत्नी को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंदर पहुंचने पर उन्हें पत्नी का शव फंदे पर लटका मिला। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद डीवीआर भी ले गई है। आसपास के घरों में रहने वाले लोगों से भी पुलिस की टीम ने पूछताछ की है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। नितिन अवस्थी, लखनऊ ब्यूरो, टीएनपी न्यूज। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज चुनावी जनसभा है। मिर्जापुर में पीएम मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। घोसी और गोरखपुर में पीएम मोदी जनसभाएं करेंगे। तो अब 7वें चरण को लेकर अब सभी लोग प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी कई चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। मिर्जापुर में पीएम मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि घोसी और गोरखपुर में भी जनसभाएं होने वाली है। तो 7वें चरण का अब शोर सुनाई देने वाला है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होने वाला है, चूंकि लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है और ऐसे में 7वें चरण को लेकर सभी दलों की ओर से ताकत झोंकती हुई देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मिर्जापुर में रैली को संबोधित करेंगे, तो घोसी और गोरखपुर में भी जनसभाएं हैं। और चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें टीएनपी न्यूज। नमस्कार। शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुस्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स।